हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आप हमारी ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस भी मिल जाएंगे अलग से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कंटेंट देख लीजिए जो आप पढ़ने वाले हैं। हम वेव के रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे का सारा कंटेंट आज हम पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ, तो अपना एक नोटबुक पेन साथ ले लें और साथ साथ जो भी चीज़ है उसको पॉज करके नोट्स बनाते चलें। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास वेव। क्या होता है ये वेव? ठीक है, तो वेव क्या होती है? वेव एक फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, एक डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, जिसका क्या काम होता है? एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करवाना। ठीक है, वेव एनर्जी नहीं होती, लेकिन वेव क्या करती है? एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाती है। ठीक है, यही काम होता है हमारी वेव का। तो वेव हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक आ गई हमारी मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरी मैटर वेव। अब क्या होती है हमारी मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव प्रोपोगेटेड ओनली इन मटेरियल मीडियम, मतलब ये जहाँ से गुजरेगी उसके लिए, उसको गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मीन्स कोई ना कोई चीज़ चाहिए जहाँ से ये होके गुजरेगी। ऐसी कोई प्लेस होगी जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होगी तो ये वहाँ से गुजर ही नहीं पाएगी। सपोज करो वैक्यूम ले लो, ठीक है, वैक्यूम जहाँ पे एयर भी नहीं होगी, अगर ऐसी प्लेस होगी तो वहाँ से ये गुजर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स ये वैक्यूम के अंदर भी जाके ट्रैवल कर सकती हैं जहाँ पे एयर भी नहीं होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने प्रोपोगेशन के लिए। फिर बात करते हैं हमारी मैटर वेव्स। क्या होती हैं मैटर वेव्स? मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो निकलती हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मोशन से। सपोज करो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मूव कर रहे हैं उनके मोशन से जो वेव निकलेगी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मोशन से, उन्हीं को बोला जाता है मैटर वेव। क्या बोला जाएगा? मैटर वेव। अब देखो दोस्तों, हमने अभी मैटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स पढ़ा। अब मैकेनिकल वेव को भी फर्दर टू टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी वेव आ गई देखो। देखो, मैकेनिकल वेव को भी फर्दर टू टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव? आओ देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा? जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिसके अंदर से हमारी वेव गुजर रही है और जिस मीडियम से गुजर रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स भी होंगे वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। जैसे देखो, ये आ गई वेव, ये वेव जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर से ये गुजर रही है वो भी किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी आगे की ओर जा रहे हैं। तो मतलब वेव का मोशन और पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन, दोनों का मोशन एक ही डायरेक्शन के अंदर है। इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जब किसी वेव की डायरेक्शन और जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो जाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तब उस वेव को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ साउंड वेव आ गई, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अर्थक्वेक वेव, जब भूकंप आता है तो वहाँ से जो वेव निकलती है उसको भी क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो स्प्रिंग वेव होती है, ठीक है, स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को प्रेस करते हो फिर छोड़ते हो तब जो वेव निकलती है वो भी कौन सी होती है? हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से बनती हैं। मीन्स कोई भी मटेरियल जो सॉलिड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट, मतलब वहाँ से प्रोड्यूस हो सकती हैं, लिक्विड से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और गैसेस से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। मीन्स तीनों के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव को।
ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर, उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में क्या होगा? मटेरियल के पार्टिकल्स का मोशन होगा। ये मटेरियल आगे बीच में, ठीक है, जिसके अंदर से गुजर रही है, इनका मोशन किस तरफ है? ऊपर की ओर। मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो जिनके बीच में वेव के प्रोपोगेशन और मटेरियल के पार्टिकल्स के मोशन के बीच 90 डिग्री का एंगल बने या परपेंडिकुलर हो, उसी को बोला जाता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। इसकी कैटेगरी में कौन कौन सी आ जाती हैं? वाटर वेव, ठीक है। जब पानी के अंदर आप पत्थर मारोगे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो भी किसके अंदर आ जाएगी? ट्रांसवर्स वेव। फिर स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग जैसे कोई गिटार वगैरह बजा रहे हो तो अगर आप स्ट्रिंग, जो उसकी स्ट्रिंग होती है, उनको छेड़ोगे तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वहाँ पे भी उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव, ये जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट की वेव होती है, ये भी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। और ये किस किस के अंदर होती है? सिर्फ सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर। गैसेस के अंदर हमारी ट्रांसफर वेव नहीं होती, ठीक है। ये किस किस के अंदर होती है? सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड्स के अंदर। फिर दोस्तों देखो स्टैटिक चीज़, वाटर वेव और साउंड वेव को क्या बोला जाता है? ये क्या होती है? मैकेनिकल वेव। क्या बोलती है ये? मैकेनिकल वेव। और अगर हम पानी के अंदर पत्थर मारेंगे, पौंड के अंदर या तालाब के अंदर या रिवर के अंदर, जब हम ठहरे हुए पानी के अंदर पत्थर मारेंगे तो जो वेव प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स नेचर की भी हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से इसको भी बोला जाएगा मैकेनिकल वेव, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर भी क्या आ जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये किसके अंदर आ जाएगी? मैकेनिकल वेव के अंदर। मैकेनिकल में भी ये जो हमने वाटर वेव और साउंड वेव पढ़ी, साउंड वेव तो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारी वाटर वेव होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? ट्रांसवर्स वेव के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट ट्रांसवर्स नेचर की नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल भी कभी कभी हो सकती है और ट्रांसवर्स नेचर की भी होती है, बट हम इसको पर्टिकुलर ट्रांसवर्स नेचर की लेके चलना है, क्योंकि जो पार्टिकल्स और साउंड का मोशन होता है उसके बीच में मैक्सिमम टाइम्स क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना आप, या डायरेक्ट आप याद रखना, जो पॉन्ड के अंदर पत्थर मारोगे तो जो वेव प्रोड्यूस होगी कौन सी होगी? मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ऑप्शन भी इसी तरह से आएंगे आपके। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी तरह की होती हैं देखते जाओ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उसके नाम के ऊपर आएगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूछा जाता है, या फिर उसकी डिस्कवरी के ऊपर कि उस वेव को किसने डिस्कवर किया। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आती है गामा रेज, जिसको इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कौन सी आ गई? गामा रेज। गामा रेज को डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बैक्वेरल ने। किसने? हेनरी बैक्वेरल ने क्या किया था? गामा रेज को इन्वेंट किया था, इसको बनाया था, ठीक है, डिस्कवर किया गया था इसको। फिर आप दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इनको ध्यान रखना। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और क्या क्या होगा? इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी भी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज होगी। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, प्लस पेनिट्रेशन पावर, किसी के अंदर घुसने की पावर, ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर जाने की पावर, वो भी क्या होगी? गामा रेज की सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये तीन चीज़ें क्या हो जाएंगी? हमारी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जैसे इसकी उससे कम हो जाएगी, 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 ठीक है दोस्तों। क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और पेनिट्रेशन पावर। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। मीन्स गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी, एनर्जी भी और पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। और जो वेवलेंथ होती है वो क्या होगी? इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रेज की। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी।
और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों, ठीक है। गामा रेज को इन्वेंट किसने किया? बैक्वेरल ने। एक्स रेज को किसने किया? रोन्टिंजन ने, ठीक है। और यूवी रेज को किसने किया? रिटर ने। विजिबल रेज को किसने किया? न्यूटन ने। इंफ्रारेड रेज को किसने किया? हर्शल ने। माइक्रोवेव को किसने किया? हर्ट्स ने, ठीक है। तो ये आपको इन्वेंटर इसके याद रखने सारे। फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स दोनों को किसने किया? मार्कोनी ने, ठीक है। फिर एक्स रेज ये जो सीटी स्कैन होता है हमारा, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी की कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर किस वेव्स का यूज़ किया जाता है? किस रे का यूज़ किया जाता है? एक्स रे का, ठीक है। सीटी स्कैन के अंदर कौन सी रे का यूज़ किया जाएगा? एक्स रे का यूज़ होता है। और सीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। अब देखो दोस्तों इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे गामा रेज का यूज़ किया जाएगा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, इन सभी का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो गामा रेज होती है इनको यूज़ किया जाता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज़ किया जाएगा। ट्यूमर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ की जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? गामा रेज का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स रेज। ये जो एक्स रेज होती हैं किस लिए यूज़ की जाती हैं? टू डिटेक्ट फ्रैक्चर, डिजीज, स्टोन इन बॉडी, फॉल्ट एंड क्रैक इन ब्रिजेस, एक्सप्लोजिव मटेरियल की डिटेक्शन के लिए, इन सभी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्स रेज का, ठीक है। बॉडी का कौन सा पार्ट फ्रैक्चर है, ब्रिज के कौन से पार्ट के अंदर डैमेज है, कहाँ पे डैमेज है, तो इन सभी को पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? एक्स रेज का। और जो आर्मी वाले देखा होगा सुबह के टाइम पे सर्चिंग करते हैं, तो जो उसके अंदर भी डिवाइस होता है उसके अंदर से भी एक्स रेज निकलती है, ठीक है। तो एक्स रेज का यूज़ भी किस लिए किया जाएगा? एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए। जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है, विस्फोटक एक्सप्लोजिव मटेरियल, उनको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? हमारा एक्स रेज काम करेगी वहाँ पे। फिर देखो दोस्तों यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज किस लिए यूज़ की जाती हैं? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। बर्गलर अलार्म, ठीक है, चोर को पकड़ अलार्म होता है, ठीक है, जब चोर आता है तो अलार्म ऑटोमेटिकली बज जाता है, तो उस पर भी किस रेज का यूज़ किया जाता है? यूवी रेज। स्टीरिलाइजेशन, किसी चीज़ को साफ़ करना हो, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी डॉक्टर सर्जरी के टाइम पे यूज़ करता है किसी एपरेटस का, तो उनको वापस से साफ़ किया जाता है, तो किससे साफ़ किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू, ठीक है। फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, सोडियम लैंप के अंदर, फ्लोरिसेंट ट्यूब के अंदर, इन सभी के अंदर किसका यूज़ होगा? विजिबल लाइट का यूज़ होगा। फिर इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ पे यूज़ होता है? सोलर कुकर के अंदर। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस, और आर्मी वाले भी कुछ टाइम के लिए सैटेलाइट पे किसका यूज़ करवाते हैं? इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करवाते हैं शॉर्ट एरिया के लिए, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आगे बात की जाएगी, ठीक है, देखते जाओ। यहाँ पे किस किस का यूज़ किया जाएगा? सोलर कुकर, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ होगा, और आर्मी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा किसका? इंफ्रारेड रेज का, इंफ्रारेड वेव्स का। फिर बात करते हैं हम माइक्रोवेव की। इन रडार के अंदर माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी किसका यूज़ होता है? माइक्रोवेव का। वो कम्युनिकेशन जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे चाहिए, दूरी पे चाहिए, तो वहाँ पे भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। फिर कुकिंग पर्पस जो ओवन वगैरह होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, तो ओवन के अंदर भी कौन सी वेव निकलती है? माइक्रोवेव। टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड को मेजर करना है या क्रिकेट बॉल की स्पीड को मेजर करना है, तो जो स्पीड बताता है वो किससे मेजर करके बताता है? माइक्रोवेव का यूज़ करके, ठीक है। माइक्रोवेव यूज़ करके उसके थ्रू क्रिकेट बॉलर की स्पीड निकाल देता है कि इस स्पीड से वो बॉल को फेंक रहा है, या फिर कोई गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है रोड पे, तो किसका यूज़ किया जाएगा? उनको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो वेव। रेडियो वेव कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रेडियो वेव यूज़ किया जाता है ट्रांसमीटर और टीवी सिग्नल के अंदर, ठीक है। टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल हो गए, ये किसके थ्रू आते हैं? हमारे रेडियो वेव्स के थ्रू। यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं ये चीज़ें, क्या नहीं होती। फर्स्ट आती है हमारी वेव लेंथ।
वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। ये देखो दोस्तों, ये आ गई हमारी, सपोज करो ये हमने बना दी वेव, ये आपके सामने जो रेड कलर में बनी हुई है, ठीक है, ये आ गई वेव। अब देखो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा इसका, ये जो शिखर होगा, ऊंचाई वाला पार्ट होगा, इसको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट। और ये जो डाउनवर्ड पार्ट होगा, ये जो डेप्थ के अंदर, ठीक है, ये सबसे छोटा नीचे वाला पार्ट होगा, इसको क्या बोला जाता है, ट्रफ। ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोला जाता है। अगेन ये क्रेस्ट आएगा, फिर ये नीचे वाला ट्रफ आ जाएगा। तो वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस, उसी को बोला जाएगा हमारा वेवलेंथ। कितना डिस्टेंस, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का डिफरेंस, या फिर एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का डिस्टेंस, इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या बोला जाता है, या ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, इसी डिस्टेंस को बोला जाएगा वेवलेंथ। क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है। और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्बडा के साथ, ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, लैम्बडा के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, ये भी लेंथ है, तो लेंथ को मीटर के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा, मीटर, ठीक है। एक होता है एंजस्ट्रॉम, 1 एंजस्ट्रॉम, एंजस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर नॉट, एंजस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितने मीटर के बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। याद रखना दोस्तों, एक एंजस्ट्रॉम किसके बराबर होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए के ऊपर 0, ठीक है, ये बराबर कितने के होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंजस्ट्रॉम, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो लैम्बडा होता है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स के बराबर होता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी के उल्टा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लैम्बडा हमारा कम होगा, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लैम्बडा कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी लैम्बडा उतना ज़्यादा। मतलब इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, किस किस के बीच में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ठीक है, उसी को बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, या वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही है, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, या फिर एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स बन रही हैं, इस तरह की, यहाँ से स्टार्ट हुई फिर वापस यहाँ पर एक साइकिल, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई वापस यहाँ तक, ये 2 साइकिल, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई आगे तक जाएगी यहाँ तक 3 साइकिल। तो इतनी साइकिल एक सेकंड के अंदर कितनी बनी, वही क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट न्यू से किया जाएगा। ये जो वी होता है, वी को ऊपर से थोड़ा सा मोड़ दो तो ये बन जाएगा हमारा न्यू, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्स, सिंबल HZ, ठीक है। इसको हर्ट्स के साथ, हर्ट के साथ मेजर किया जाता है। जो SI यूनिट यूज़ किया जाएगा फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, वो कौन सा यूनिट होगा, हर्ट्स। हर्ट्स का सिंबल क्या होगा, HZ। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। एक साइकिल तो बना यहाँ से यहाँ तक, ये इतना साइकिल तो बना, अब कितने टाइम के अंदर, कितने सेकंड के अंदर वो साइकिल बना, उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। जितना टाइम लिया वेव ने एक साइकिल को बनाने के लिए, वही क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। मीन्स कितने टाइम में एक साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ, वही क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट T से किया जाएगा। और जो इसका SI यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड। इसका SI यूनिट कितना होगा, सेकंड, ठीक है। और जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है वो भी क्या होता है, इनवर्स, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। आप ये भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, ठीक है। एक इस दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ गया, हर्ट्स, और टाइम का यूनिट क्या आ गया, सेकंड। तो आप ये भी बोल सकते हो एक हर्ट्स कितने बराबर होता है, 1 सेकंड इनवर्स के बराबर। 1 हर्ट्स किसके बराबर होगा, 1/सेकंड बोलो, या सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये इसके बराबर होता है दोस्तों, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। हर्ट्स सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, अभी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये यहाँ से ये भी वेव आ गई, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये ऊपर तक क्रस्ट तक का डिफरेंस, नीचे से इस बेस लाइन से ऊपर तक का टॉप मोस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाता है, हमारा एम्पलीट्यूड। या फिर आप बोल सकते हो ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा, डेप्थ होगी, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड। हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, सेम होगा। यही जो हाइट या डेप्थ होती है, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसको A के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका SI यूनिट भी क्या होगा, मीटर, ठीक है, क्या होगा, मीटर।
नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, यहाँ पे आप वेलोसिटी लेके चलो, ठीक है दोस्तों। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस चला, वही क्या कहलाएगा? उसकी स्पीड कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर रही है वही हो जाएगा उसका स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड। अब स्पीड कितना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ किया जाएगा, और कितने टाइम के अंदर, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज़ किया जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और इसका रिलेशन क्या होता है? ये v, ये जो हमारा वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर, ठीक है। रिलेशन याद रखना, किसके बराबर होगी वेलोसिटी? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर। आप यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे स्पीड को ही लेके चलो, ठीक है। आप यहाँ पे स्पीड को ही लेके चलो बस। स्पीड के लिए यहाँ पे एस कर देना, ठीक है। यहाँ पे वी था तो वी की प्लेस पे एस कर दो। एस किसके बराबर होगा? स्पीड किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट स्पीड को लेके चलो। यहाँ से इंपॉर्टेंट यही रिलेशन है कि वेलोसिटी या स्पीड किसके बराबर होगी? हमारी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों, साउंड वेव क्या होता है? क्या होता है साउंड वेव? क्या चीज़ है? तो साउंड वेव क्या है? हमारा मैकेनिकल वेव है प्लस लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसको मटेरियल मीडियम की नीड होती है ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या है? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही एक फॉर्म है। और ये प्रोड्यूस कैसे होगी? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के अंदर कंपन पैदा होगी, वाइब्रेशन होगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ये टू एंड फ्रो की डायरेक्शन में भी हो सकती है, आगे से पीछे की ओर, ठीक है, इस तरह से। और अप एंड डाउन की पोजीशन में भी हो सकती है ऐसे, ठीक है। तो वाइब्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन भी हो सकती है और अप एंड डाउन डायरेक्शन भी हो सकती है। फिर जो हम बोलते हैं, हमारी साउंड कैसे निकलती है? हमारे गले के अंदर होता है लर्नेक्स। क्या होता है? लर्नेक्स। किसका मिलके बनता है? वोकल कॉर्ड्स का। उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? लर्नेक्स से। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सिस्टम दिया गया है? लर्नेक्स। कौन सा पार्ट होता है? लर्नेक्स। और बर्ड के अंदर क्या होता है? पक्षियों के अंदर क्या होता है जब वो चहचहाते हैं? उनके अंदर होता है सरनेक्स। क्या होता है? सरनेक्स। और जो मेल के अंदर लर्नेक्स की लेंथ होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देखा होगा जो मेल्स होते हैं उनके गले के नीचे ये जो गंठी सी होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर तक। और फीमेल के अंदर कितनी होगी? 1.25 से लेकर 1.75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। ह्यूमन के अंदर वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? लर्नेक्स के थ्रू। और बर्ड के अंदर किससे होती है? सरनेक्स के थ्रू, ठीक है। अब जो साउंड होती है हमारी, ये भी 3 तरह की, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। एक इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है उसको बोला जाएगा इंफ्रासोनिक। और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 1 हर्ट के अंदर कितने, 1 किलो हर्ट्ज के अंदर कितने हर्ट्ज होंगे? 1000 हर्ट्ज। तो आप ये भी बोल सकते हो एक 20 किलो हर्ट्ज हो या फिर 20,000 हर्ट्ज इक्वल होगा। तो इसका कितना होता है? इसके अंदर ऑडिबल सिग्नल, ऑडिबल जो साउंड होती है उसकी लिमिट कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर, तो इसके बीच में, ठीक है। फिर ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा बोलो या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है यहाँ पे, ठीक है। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोला जाएगा? अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है इसको कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन फील कर सकता है, इसका एनालिसिस कौन कौन कर सकता है?
एलिफेंट इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, एलिफेंट फील कर सकते हैं इसको। वेल जो होती है, ब्लू वेल, स्नेक, राइनो जिसको गेंडा बोला जाता है वो भी। और जो हमारा अर्थक्वेक आता है तब भी कौन सी साउंड निकलती है, इंफ्रासोनिक साउंड निकलती है अर्थक्वेक के टाइम पे। और ये जो ऑडिबल साउंड होती है वो कौन सुन सकता है, इस रेंज की साउंड को कौन सुन पाएगा, ह्यूमंस। ह्यूमन कौन सी साउंड को सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड को। कितना रेंज होता है इसका, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो इसको कौन कौन सुन सकता है, या इसको कौन कौन सुन सकता है, ठीक है। तो इसको बैट, चमगादड़, डॉल्फिन, मंकी, कैट, डॉग्स, लिपर्ड, ये सारे के सारे इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं इसको, इस साउंड को सुन सकते हैं। फिर ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड है इसको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो इसको फर्स्ट टाइम किसके थ्रू प्रोड्यूस करवाया गया था, गैल्टन विसल के थ्रू। एक विसल थी, उसका नाम था गैल्टन विसल, उसके थ्रू हमने प्रोड्यूस करवाई थी क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और किस किस से प्रोड्यूस हो सकती है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड, तो ये सारे के सारे उसके जनरेटर्स हैं जो उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज, रेकेल सॉल्ट, टॉर्मेलाइन, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड के जनरेटर, जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये साउंड कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, जहाँ पे हम बॉडी के इंटरनल पार्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं कौन सा पार्ट डैमेज है, कौन सा ख़राब है, ठीक है, कौन सा ठीक है, कौन सा ख़राब है। तो वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर किसका यूज़ किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा। फिर इकोकार्डियोग्राफी के अंदर भी किसका यूज़ किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड का। ये किस लिए यूज़ होता है, हार्ट की डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, पता लगाने के लिए हार्ट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। या फिर डेप्थ ऑफ टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी और लेक, किसी भी समुद्र की, रिवर की या लेक की गहराई का पता लगाना है, तो वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाएगा। और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, सोनार के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, नेवी वाले यूज़ करते हैं, सबमरीन्स का पता लगाने के लिए, और आइसबर्ग का पता लगाने के लिए। अब आइसबर्ग क्या होता है, पानी के अंदर बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा आ जाता है ग्लेशियर का, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देता कितनी दूरी पे है। तो इन्हीं साउंड्स का यूज़ करके, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके वो पता लगाएंगे कि वो कितनी दूरी पे है और कितने साइज़ का है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो, सेल्सियस की बात करो, तो वहाँ पे कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड, 324 मीटर पर सेकंड। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करो तो वो कितनी होगी, 341 मीटर पर सेकंड, 341 मीटर पर सेकंड। और वैक्यूम के अंदर कितनी होगी, जहाँ पे एयर भी नहीं होगी तो स्पीड ऑफ साउंड 0 के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना, ठीक है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 0। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर, सबसे कम किसके अंदर होगी, गैसेस के अंदर। और सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, एल्युमिनियम के अंदर। किसके अंदर, एल्युमिनियम के अंदर। इसकी स्पीड कितनी होती है यहाँ पे, 6420 मीटर पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6420 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है एल्युमिनियम के अंदर, जो सबसे हाई स्पीड होती है, ठीक है। तो अगर सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे किसके अंदर होगी साउंड की, तो एल्युमिनियम के अंदर होगी। फिर लिक्विड के अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, सी वाटर के अंदर, जो समुद्र का पानी होता है, खारा पानी, उसके अंदर, उस वहाँ पे कितनी होती है, 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड। और गैसेस में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, हाइड्रोजन के अंदर, कितनी होगी, 1284 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन के अंदर कितनी होगी, 1284 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस टेम्परेचर की बात की जा रही है, 25 डिग्री सेल्सियस की। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड ऑफ स्पीड। स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे हम टेम्परेचर की, किसकी, टेम्परेचर की। स्पीड जो साउंड की होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। क्या इफेक्ट होगा उसका, 0.61 मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट। मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, ठीक है।
प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, प्रेशर पे ये डिपेंड ही नहीं करेगी। स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। प्रेशर लो हो या हाई हो, स्पीड ऑफ साउंड का कुछ लेना देना नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी, नमी जिसको बोला जाएगा, ठीक है। इन ह्यूमिड एयर जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ हायर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर, ठीक है। मीन्स जितनी ह्यूमिड एयर होगी, जितनी ज़्यादा नमी वाली एयर होगी, उसके अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, ज़्यादा होगी। जितनी नमी ज़्यादा उतनी स्पीड ज़्यादा, जितनी नमी कम उतनी स्पीड कम हो जाएगी। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, क्या नाम है उसका, हाइग्रोमीटर। कौन सा, हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन होगा, इलास्टिसिटी भी स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जितनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी हमारी, उतनी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस मटेरियल की होती है, तो वो होती है स्टील की। आपको पूछा जाएगा इलास्टिसिटी इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे रबर भी दे देगा, स्टील भी दे देगा, आयरन भी दे देगा। आपको पूछेगा इनमें से कौन सा होगा, तो स्टील की सबसे ज़्यादा होती है, रबर टिक करके मत आना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, स्टील की होती है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, तो डेंसिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होगा। मीन्स जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड उतनी कम होगी, जितनी डेंसिटी कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखने हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं रिलेशंस के ऊपर पूछ लेगा कि टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड के साथ क्या रिलेशन है, डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड से क्या रिलेशन है। तो ये बार एक दो बार लिखोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में रिटेन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट कुछ भी हो तो पूछ लेना दोस्तों, लेकिन कमेंट ज़रूर करना अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।